Assalamu alaikum students, welcome to my lecture physics second year. Also last lecture will be cleared. लास्ट लेक्चर्स हमने किए हैं चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं। वो काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना आपके लिए शायद मुश्किल हो। तो कोशिश हमारी यही है कि जितना बेहतर और इजी मेथड हो वो आपके लिए सूटेबल लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का तो आपको पता है कि रिएक्ट करना, रिएक्शन करना, लेकिन न्यूक्लियर मीन्स, अब ये न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियर का सिंपल मतलब ये है जो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे की चीज़ें जिसमें मतलब हमारा काम होता है, टारगेट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में उनका जो रिएक्शन है, उनका किस चीज़ के साथ रिएक्शन, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में आते हैं। इसी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो हम न्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं, उसको हम टारगेट बना रहे हैं, ये हमें फिर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो इनके टाइप्स है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको सीखने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, इसको सबसे पहले बाय डेफिनेशन देखते हैं कि अगर टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स, कोई भी दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो, कोई भी दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो, न्यूक्लियर पार्टिकल से मतलब या वो न्यूक्लियाई हो, या वो न्यूक्लियस हो, या वो न्यूक्लियन हो, सब एक चीज़ है। न्यूक्लियाई को मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियन का मतलब जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही तो न्यूक्लियन कहते हैं, मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो टू न्यूक्लियर पार्टिकल से मतलब ये पॉइंट है दैट इंटरेक्ट, जब वो इंटरेक्ट कर ले, इंटरेक्ट मीन्स वो आपस में रिएक्शन कर ले, आपस में मिल जाए, टू प्रोड्यूस, उससे क्या पैदा होता है? टू प्रोड्यूस टू और मोर न्यूक्लियर पार्टिकल्स या फिर गेमा रेस। इसका ये मतलब है कि जब दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो, मीन्स न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियाई हो, न्यूक्लियन हो, वो जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो वो मज़ीद प्रोड्यूस करते हैं दो अलग न्यूक्लियर पार्टिकल्स को। आसान अल्फाज में दो अलग मतलब न्यू न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सिंपल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। या फिर प्रोसेस अकर्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस, इसका भी यही मतलब है, तो भी न्यूक्लियस है हमारे पास, तो हम एक इसको इन अदर वर्ड्स अगर डिफाइन कर ले तो वो प्रोसेस जो एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है। अब यहाँ पर ये भी न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है, ये भी न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है। इन विच चेंज अकर्स इन न्यूक्लियस, जिसमें चेंज आता है न्यूक्लियस में। वो तो लाजमी बात है कि अगर हम रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस में जब चेंज आएगा तो आपको न्यू टू और मोर पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर चेंज ना आए तो आपको क्या मिलेगा? तो चेंज अकर्स न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस में ही चेंज होगा। मीन्स चेंज का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियाई टू अनदर, ये भी इसका एक डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन न्यूक्लियाइड इनटू अनदर, कि कम से कम अगर एक न्यूक्लियाइड मींस एक न्यूक्लियस क्यों ना हो, वो ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा इनटू अनदर न्यूक्लियाइड, मींस उससे आपको एक और न्यूक्लियाइड मिलेगा, एक और न्यू पार्टिकल मिलेगा, एक और न्यू न्यूक्लियर पार्टिकल मिलेगा। ये मीन एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेनोमेना भी है। When an element is इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हम ये स्टेप देखते हैं कि when, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि एक ट्रांसफॉर्म हो एक और न्यूक्लियाइड में, तो उसी चीज को हम इन अदर वर्ड्स किस तरह डिफाइन करेंगे कि when an element is converted to another, कि अगर कोई एलिमेंट कन्वर्ट हो किसी और में, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो बाय चेंजिंग इट्स न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस में चेंज आता है। लाजमी बात है, ये हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि जब टू पार्टिकल्स या एलिमेंट या न्यूक्लियस या न्यूक्लियन उसमें चेंज आता है, चेंज मतलब उसके न्यूक्लियस में जब चेंज आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको न्यू पार्टिकल मिलता है, आपको एक अनदर एलिमेंट मिलता है। बाय चेंजिंग इट्स न्यूक्लियस,
इस तरह के कन्वर्जन, देन सच अ कन्वर्जन, इस तरह का जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी करते उसको कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं कि बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्जन है, न्यूक्लियस में चेंजिंग है, उस चेंजिंग से जो आपको अनदर एलिमेंट, अनदर न्यू पार्टिकल या अनदर न्यू न्यूक्लियर पार्टिकल आपको मिलेगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये सारे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में था। इस न्यूक्लियर रिएक्शन पे सबसे पहले इस पे रदरफोर्ड ने काम किया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किस चीज़ को ऑब्जर्व किया था? इसने सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इस पे काम किया था रदरफोर्ड ने। इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया किस चीज़ को? न्यूक्लियर रिएक्शन को। कब? इन 1919 में इसने ये ऑब्जर्व किया था। पहला बंदा था वो था रदरफोर्ड, इसने न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्जर्व किया 1919 में। किस तरह इसने ये ऑब्जर्व किया? इसको आप सबसे पहले जनरल फॉर्म में देखिए। ये इसका जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। अब यहाँ पर क्या है? a x y एंड b। अब इसे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर ये दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स आप समझे या आप इसको एलिमेंट समझे, ये जब रिएक्ट करता है ये कन्वर्ट हो जाता है बाय चेंजिंग इट्स न्यूक्लियस, जिसको ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ये जब कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जब रिएक्शन होता है तो हमें न्यू पार्टिकल विद न्यू एलिमेंट हमें मिलता है। अगर हम पार्टिकल से कंपेयर करें तो हमें न्यू पार्टिकल मिलेगा, अगर एलिमेंट को एलिमेंट से कंपेयर करें तो हमें न्यू एलिमेंट मिलेगा। ये एक जनरल फॉर्म है इस न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए। अब इसमें होता क्या है? होता ये है हमारे पास कि जो रदरफोर्ड ने, इसने क्या किया? इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। ही बम्बार्डेड alpha particles with nitrogen, and what he got oxygen with proton या with any particle। तो ये सिंपल एक हमारे पास, आप इसको इस जनरल फॉर्म से देख सकते हैं। अब देखिए इसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किस चीज के साथ? नाइट्रोजन के साथ। या कहे कि इसने इसको बम्बार्ड किया नाइट्रोजन के साथ या उसके आइसोटोप के साथ। तो हमें जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर गए तो इसमें इसके न्यूक्लियस में चेंज आना, उस एलिमेंट का कन्वर्ट होना, उस न्यूक्लियर पार्टिकल का इंटरेक्ट होना, फिर क्या प्रोड्यूस होना, उससे हमें क्या मिला? एक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का आइसोटोप और एक प्रोटॉन। मींस एक एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ, पार्टिकल में कन्वर्ट हो, या अगर अल्फा पार्टिकल तो या पर हमें पार्टिकल प्रोटॉन मिला है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसको हम बाय रिएक्शन, तो जनरल फॉर्म था, इसको अभी हम देखते हैं बाय रिएक्शन हम इसको किस तरह देखते हैं? यही जो हमारे पास सेंटेंस है, अल्फा पार्टिकल का नाइट्रोजन के साथ बम्बार्ड होना, इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से कि हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल को आप क्या समझते हो? अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि चूंकि हम अल्फा पार्टिकल्स पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में, वो हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियाई को हम कहते थे अल्फा पार्टिकल। ये जब बम्बार्ड होता है किस चीज पर? ये हीलियम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होता है किस चीज पर? नाइट्रोजन पर। ये नाइट्रोजन पर बम्बार्ड होता है। अब N मीन्स नाइट्रोजन, इसका हमने जो चार्ज नंबर या एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो हमने लिखना है। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 14.7। ये नाइट्रोजन हमने
इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया इस नाइट्रोजन पे, मींस इस पार्टिकल या एलिमेंट को जब इंटरेक्ट किया या जब इसको कन्वर्ट किया, इसके न्यूक्लियस में जो चेंज आया तो हमें एक अनदर एलिमेंट मिला, हमें 2 और मोर अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिले, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रदरफोर्ड ने क्या किया, ई बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स विद नाइट्रोजन, व्हाट ई गॉट, इसलिए जब इमिट किया तो इसने इसको मिला क्या, व्हाट ई गॉट ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन, मींस उसको एक और एलिमेंट मिला या एक और पार्टिकल मिला, इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हमें मिला है ऑक्सीजन और प्रोटॉन भी इसको कहते हैं, या इसको हम जो फर्स्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का प्रोटियम भी इसको कहते हैं, या इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ये मिला और इसके साथ साथ हमें क्या मिला, हमें ऑक्सीजन मिला। कौन सा ऑक्सीजन मिला, हमें ये ऑक्सीजन का ये आइसोटोप मिला। अब इस आइसोटोप का मिलना, इसका क्या मतलब है, इसमें एक चीज जो है हमारे पास, एक शर्त आप समझ लें कि जब रिएक्शन होता है तो उनमें हमारे पास जो नंबर्स है, चार्ज नंबर्स है, मास नंबर्स है, जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, मींस इसमें हमारे पास जो चार्ज नंबर है, जो एटॉमिक मास है, जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, वो सारे कंजर्व रहते हैं, सेम रहते हैं। किस तरह से, अब यहाँ पर आप देख रहे इस साइड पर, इसको हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 14 और 4, ये हमारे पास 18, 17 and 1 ये है हमारे पास 18, 2 और 7 ये है हमारे पास 9, 8 and 1 ये है हमारे पास 9। आप देख रहे होंगे कि दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जो चार्ज नंबर है, मास नंबर है, वो हमें सेम मिल रहे हैं। ये सेम होना मींस दे आर कंजर्व्ड, वो कंजर्व रहते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या है, ये सिंपल हमने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन के साथ बम्बार्ड किया, हमें ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन मींस एक पार्टिकल या एक प्रोटियम आप समझ ले, वो हमें मिला है। ये सिंपल था हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। अब इसके लिए जो रिएक्शन हो रहा है, चूंकि उसमें हम एनर्जी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी which is required for a reaction to take place, means वो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, for a reaction to take place, रिएक्शन को करवाने के लिए कि ये रिएक्शन होगा, उस कम से कम एनर्जी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब यही हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, हमने कहा वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे हमने वर्क फंक्शन कराना था, वर्क कराना था, तो हमारे पास क्या था, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे कोई काम हो सकता हो। तो ये भी वही है, वो कम से कम एनर्जी जिसमें जो काम हम करवाने चाह रहे हैं वो हो सकता हो, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं, एनर्जी इज, या तो एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होगा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, वेदर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, या इमिटेड होगा, इमिटेड भी लिख सकते हो आप, इसको रिलीज्ड भी लिख सकते हो। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी मे बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, या एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज्ड होगा। तो इस एब्जॉर्प्शन या इमिशन के वजह से इस रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। आइदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड विच इज कॉल्ड, या तो वो एब्जॉर्ब होगा या इमिट या रिलीज होगा, इसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मीन्स जो एनर्जी वैल्यू है, वो इसका ये मतलब है जो हमारे पास एनर्जी वैल्यू है। Q मीन्स वैल्यू, हीट वैल्यू या एनर्जी वैल्यू। Q को हम हीट से भी ज़ाहिर करते हैं, एनर्जी के लिए भी ज़ाहिर करते हैं।
अब हम ये कहते हैं इसमें जो या तो एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा, इसको हम इन अनदर टर्म्स दो हिस्सों में इसको डिफाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ Q मीन जो एनर्जी है या हीट है, द वैल्यू ऑफ Q इज टेकन पॉजिटिव। Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब क्या होगा, वैल्यू ऑफ Q इज टेकन नेगेटिव व्हेन एनर्जी इज, मींस Q की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है, देन इसका मतलब क्या है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड या इमिटेड, कि जब Q की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो एनर्जी रिलीज्ड होगी। और अगर वैल्यू ऑफ Q इज टेकन नेगेटिव, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव होगी तब एनर्जी क्या होगी, देन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, तब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वो कम से कम एनर्जी जिसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब रिएक्शन होता हो, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी या एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, तो ये इसको हम कहते हैं Q वैल्यू, मींस इस एनर्जी की वैल्यू, इस हीट की वैल्यू। अगर इस Q की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू अगर वो पॉजिटिव थी प्लस Q, तब हम कहते हैं कि उसने एनर्जी को रिलीज किया है। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव थी तब हम कहते हैं कि उसने एब्जॉर्ब किया है। इसको आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे हम चार्ज की बात करते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि अगर हमारे पास चार्ज प्लस Q हो, एक चार्ज माइनस Q हो, हमने ये कहा था कि प्लस Q का ये मतलब है कि इसको प्लस Q मतलब रिपेल, प्लस मीन्स रिपेल में वो रिपल्जन में काम करता है। प्लस में हमने ये पढ़ा था कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब हमने नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने ये कहा कि इसके डायरेक्शन जो है इसकी तरफ होगी, इनवर्ड होगी, उधर आउटवर्ड होगी। तो इधर भी इसी तरह है कि अगर Q एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। कि व्हेन Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव हो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। ये देखिए इनवर्ड है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि जब वैल्यू ऑफ Q इज पॉजिटिव व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड और इमिटेड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Value of Q is negative when the energy is absorbed, then it is called endothermic reaction। तो ये दो टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा था, जो मैंने कहा कि हम दो टाइप्स में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि जब एब्जॉर्ब करना हो या रिलीज या इमिट करना हो, तो अगर हमारे पास Q की वैल्यू पॉजिटिव हो तब वो रिलीज करता है, इमिट करता है। उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस जैसे हम कहते हैं एक्सो, एक्सटर्नल, बाहर, बैरूनी। Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव हो, नेगेटिव मींस वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मींस इंटरनल से आप इसको लिंक, इंटरनल, अंदरूनी, तो मींस वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके लिए मैंने दो रिएक्शंस ड्रा किए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन बिल्कुल हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन को आप देख ले कि जब एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, इट गॉट एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड अ प्रोटॉन। ये हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर भी। तो विथ -1.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम एक प्रोटॉन को, एक पार्टिकल को लिथियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह के दो हीलियम्स मिलते हैं प्लस दिस एनर्जी। अब हमें क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर हमने क्या, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये हमारे पास 14 है, मैंने गलत लिखे हैं, यहाँ पर देख ले 14 4 18 17 1 18। अब मैंने सीखा ये चीज़ कंजर्व रहता है, सेम रहता है, 2 7 9 8 1 9। इसमें आप देख ले 7 1 8 4 4 8। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जो A की वैल्यू है, मास नंबर की वैल्यू है, वो सेम है।
चार्ज नंबर देखते हैं 31422 ये भी सेम है, तो मीन्स ये कंजर्व रहता है। मकसद बताने का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मकसद बताने का। अब देख लिया पर +17 इसका ये मतलब है कि Q की वैल्यू प्लस है, ये माइनस में है, इसका ये मतलब है Q की वैल्यू माइनस में है। तो जब Q की वैल्यू प्लस हो, इसका ये मतलब है इसने इतनी एनर्जी रिलीज की है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर माइनस है, Q की वैल्यू माइनस है, -1.19, इसका ये मतलब है जब Q की वैल्यू नेगेटिव हो, इसका ये मतलब इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और हमारे पास चेंज टॉपिक है इसी चैप्टर में, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। नेचर मींस नेचुरली, कुदरती तौर पर कितने फोर्सेस होते हैं, वो फोर्सेस हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे पास बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज का ये मतलब है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मींस इट ओनली द फोर्स व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को बाइंड रखता है वो फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, हमारे पास होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है कि अगर हम दो प्रोटॉन, जैसे कि हम हीलियम में दो प्रोटॉन है, अगर दो प्रोटॉन, अब दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को विद हाई एनर्जी रिपेल करते हैं, बहुत बड़ी एनर्जी से ये रिपेल करते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे कि ये 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये वर्क करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की से मूव करते हैं, रिपल्शन करते हैं। रिपल्सिव फोर्स होता है, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स होता है। हमें क्या करना है, इसको बाइंड रखना है। इसको बाइंड रखने के लिए कि यहाँ पर ही रहे, उसके लिए हमें वर्क करना होगा। इसको बाइंड करने के लिए हमें वर्क करना होगा कि ये बाइंड रहे, जुड़ा रहे, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। वो फोर्स हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको हम कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए यूज होता है। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक तो एक दो नाम से जाहिर है कि ये एक तो ये ऐसा फोर्स है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं या मैग्नेटिक फोर्स की बारे में बात करते हैं, इस पे काम किया था फेराडे और मैक्सवेल ने। जो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ये कौन सा फोर्स है, ये किस चीज को बाइंड रखता है, ये जो है इट बाइंड्स एटम्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म अ मैटर। It binds atoms and molecules to form a matter or ordinary matter। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जैसे कि हमने कहा हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है, दो प्रोटॉन्स है हमारे पास। अब इनको बाइंड रखना, ये जो है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है। इसी तरह का अगर हम देखते हैं कि एटम्स है या हमारे पास मॉलिक्यूल्स है या एटम्स का जो हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो ये हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर में एक ऐसा फोर्स होता है जो इसको बाइंड रखता है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। चूंकि इसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, मींस पार्टिकल्स होंगे, तो ये एक लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज। इसी तरह वीक फोर्स है। वीक फोर्स का मतलब यह है, एक तो ये वीक है, वीक मतलब कमजोर है, तो इसके लिए एक तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब यह है जो वीक फोर्स है वो किसी एटम को, किसी न्यूक्लियस को डीके करने में जो यूज होता है वो हमारे पास होता है वीक फोर्स। डीके का ये मतलब है, जैसे कि हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा कि जो हम सैंपल यूज करते थे, जो एटम्स यूज करते थे, जैसे कि हमने यूरेनियम न्यूक्लियस
यूज़ किया था या हमने कोई और रेडियम यूज़ किया था, तो वो उससे रेडिएशंस इमिट हो रहे थे। उन रेडिएशंस का इमिट होना मीन्स उसके बाद वो डीके प्रोसेस करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है, जो हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि विद टाइम वो यूज़ होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, जिसको फिर हम ऑफ लाइफ में लिखते हैं। तो अब इसको डीके करना, इसको तो हमें वीक फोर्स चाहिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास हो तो ये डीके ही नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये यूज़ ही नहीं होगा। जब ये यूज़ नहीं होगा तो ये रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, मीन्स रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस नहीं होगा। तो हमें वीक प्रोसेस चाहिए कि ये डीके करता जाए और हमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस मिलता जाए। तो एक वीक फोर्स है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल रहे, जो पार्टिकल्स है वो अनस्टेबल रहे। जब वो अनस्टेबल रहेंगे तो वो वहाँ से वो निकलेंगे, वो रेडिएशंस इमिट करेंगे। मीन्स वी नीड एयर अ सर्टेन इंस्टेबिलिटी, तो उस इंस्टेबिलिटी के लिए हमें वीक फोर्स चाहिए। लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं हर क्लास के फिजिक्स में। एक तो ये है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास, ये काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल का मतलब हमारे पास क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी अर्थ की, अब अर्थ के इर्द गिर्द जो हमारे पास फील्ड होता है, रीजन होता है, एरिया होता है, जिसमें ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है, इस एरिया से बाहर हमारे पास होता है स्पेस, वैक्यूम, खला, जिसमें ग्रेविटी नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटी यहाँ पर ही मौजूद है, वो है ग्रेविटेशन। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। मीन्स जो अर्थ के इर्द गिर्द एक खास रीजन एरिया में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये एक लॉन्ग रेंज के लिए है, एक तो ये लॉन्ग रेंज के लिए है। दूसरा, अब ये अर्थ क्या करता है, इट होल्ड्स द प्लेनेट। अब अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, इट होल्ड्स द प्लैनेट्स। अराउंड द अर्थ हमारे पास प्लैनेट्स को एक चीज़ है जो एक फोर्स उसको होल्ड रखता है, उसको उसी मेंटेनेंस में बरकरार रखता है, जो रिवॉल्व करते आ रहे हैं। वो क्या फोर्स है जो उसको होल्ड करता है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह हमारे पास गैलेक्सीज है, स्टार्स है, जो कंप्लीट यूनिवर्स के इर्द गिर्द उसको होल्ड रखता है, उसको बाइंड रखता है। वो हमारे पास क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये था हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन हमने ये पढ़ा कि किस तरह से एक अल्फा पार्टिकल एक एलिमेंट के साथ, नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके हमें न्यू न्यूक्लियाई, न्यू न्यूक्लियस, अनदर न्यू एलिमेंट मिलता है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन मिला। ये सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें हमारे पास एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक था। इसी न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोसेस यूज होता है मज़ीद 2 टाइप्स में। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन, जो हम कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर आसान हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।